आज का हमारा टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिलेटेड है। आज की जो क्वेरीज हैं कल की या फिर वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, क्योंकि आज टाइम का थोड़ा इशू है। तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एक लेसन करते हैं। आप सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, क्योंकि कहीं पर भी जब हम चार्ट्स को देखते हैं तो जहाँ जहाँ रिवर्सल्स होते हैं वहाँ वहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं, हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, हम डायनामिक एसएनआर लगा सकते हैं, या फिर हम राउंड नंबर से एसएनआर लगा सकते हैं, और कुछ कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर से भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की जा सकती है, जैसे कि कैंडलस्टिक के विक्स होते हैं या कैंडलस्टिक की पॉइंट्स जो कंट्रोल होती हैं वो होती हैं, उनके ऊपर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। बेसिकली जो ट्रेडर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिहाज से वीक होते हैं, तो उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करके उसके ऊपर ट्रेडिंग करना। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर लाइव मार्केट ये है, चार्ट इसके अंदर दूं। जब प्राइस नीचे की तरफ आई तो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसा करते हैं कि इस जगह पे एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेते हैं और ये समझते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आएगी तो फिर यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा और हम रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। मोस्टली ऐसा होता है कि प्राइस इस लेवल तक पहुंचती नहीं है, उससे पहले ही रिवर्सल हो जाती है। ये पता नहीं चलता कैसे, क्यों इस तरीके से क्यों रिवर्सल हुई पहले से ही, जबकि रेजिस्टेंस तो हमने ये हाईलाइट की थी। इसी तरीके से ये वाली भी ऐसी पॉइंट है, अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल को हाईलाइट करते हैं तो प्राइस उससे पहले क्यों रिवर्स हो जाती है, यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचती। तो हर एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारी ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होगी। यहाँ पर अगर मैं सवाल पूछूं आप लोगों से कि प्राइस पहले क्यों रिवर्स हुई, यहां तक क्यों ना पहुंची, बाद में यहां पर पहुंची फिर रिवर्स हुई, तो ये प्राइस यहां तक क्यों ना आई, व्हाट इज द रीजन। आप क्या समझते हो कि ये ऐसा क्यों हुआ। इस लेवल से तक प्राइस को आना चाहिए था ना, लेकिन यहां पर नहीं आई। एक ग्रीन कैंडल बन के उसके बाद एक रेड कैंडल आ गई। तो इसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि अगर कोई भी ट्रेडर ट्रेड करना चाहेगा, बायर के साथ जाएगा आप ट्रेंड के अंदर, तो उसको क्या होगा पता कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ तक तो प्राइस को जाना चाहिए, अगली कैंडलस्टिक को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, फिर जब इसके नीचे क्लोज होगी तो मैं सेल का ट्रेड करूंगा। लेकिन यहाँ पर बाय की कैंडल के बाद सेल की कैंडल क्यों बनी, इसका क्या रीजन हो सकता है, बताइए। अ, अगर सर पैटर्न के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक रेफरेंस बन रहा है सर। ठीक एक है। ग्रीन के बाद दो रेड, फिर एक ठीक ग्रीन है। के बाद दो रेड, फिर एक ग्रीन के बाद दो रेड। सही है। पैटर्न अपनी जगह पे, पैटर्न भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही हेल्प मांगता है, याद रखिएगा। चाहे कैंडलस्टिक के पैटर्न हो, जैसे कि टू रेड वन ग्रीन नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड, थ्री रेड वन ग्रीन नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड, या रेड ग्रीन रेड नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड। ये एक पैटर्न है, ये एक फार्मूला है मार्केट की मूवमेंट का। मार्केट की मूवमेंट का फार्मूला अगर ये रिवर्स होगा, ये अगर फार्मूला मार्केट में अपीयर होगा, तो उसके पीछे कारण क्या होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो वो रिवर्स हो सकता है, नहीं तो फिर रिवर्स नहीं होगा, वो पैटर्न आपका फेल हो जाएगा। मोस्टली ऐसा होता है कि पैटर्न फेल भी हो जाते हैं। यहां पर आप देखिए कि एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, कि अगर कैंडलस्टिक ग्रीन ऊपर की तरफ जा रही है, फॉर एग्जांपल ऐसे ये अप ट्रेंड की मूवमेंट होती है, ये ऐसे ग्रीन कैंडलस्टिक कहाँ जा रही है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है। अब लास्ट ग्रीन कैंडलस्टिक ये है, और लास्ट ग्रीन कैंडलस्टिक के बाद एक सेलर की कैंडल आती है। तो एज यूजुअल हम क्या करते हैं कि जैसे ही सेलर की कैंडल आ जाती है तो हम रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर लगाते हैं, जहां पर एक आखिरी सेलर की कैंडल और फर्स्ट सेलर की कैंडल बनी और एक लास्ट ग्रीन कैंडल बनी, तो इसके ऊपर हम क्या लगा लेते हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल लगा लेते हैं कि प्राइस की रेजिस्टेंस लेवल ये है। अब जितनी भी प्राइस नीचे आएगी और वापस जब ऊपर की तरफ जाएगी तो मार्केट में रिवर्सल इसी पॉइंट से आएगा। ऐसे ही यार कोई सोचता है।
यस सर। अभी अगर आप यहां से बायर की मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मार्केट कहां तक जाएगी? इस लेवल तक। रेजिस्टेंस तक। इस रेजिस्टेंस लेवल तक जाना चाहिए, ऐसा है कि नहीं? यस। यस। यस सर। कि हर एक बंदा ऐसा ही सोचता है, जिस तरीके से यहां पर हमने ड्रॉ किया, तो प्राइस को कहां पर आना चाहिए था, इस रेजिस्टेंस लेवल तक आना चाहिए था, फिर इसका ब्रेक किया तो इसको रिटेस्ट किया, देन मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ऐसे ही सिंपल तरीके से तो हर एक बंदा ऐसे सोचता है। लेकिन देखो कि जब भी ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है, जैसे कि एक रिवर्सल के पॉइंट के ऊपर एक ग्रीन और एक रेड क्या बनाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहां पर तो रेजिस्टेंस बनी, अगर ये रेजिस्टेंस बनी तो एक रेजिस्टेंस लेवल इससे नीचे भी बनी है, मार्केट उसी को पहले रेस्पेक्ट करती है। वो कौन सी? जब भी आखिरी कैंडल कंट्रोल होती है, उसकी ओपनिंग प्राइस भी एक क्या होती है, एक लेवल होती है, उसकी ओपनिंग प्राइस भी एक लेवल होती है। पहले ये लेवल है, उसके बाद ये लेवल है। अगर हम इस लेवल को इग्नोर करते हैं, तो इस लेवल तक पहुंचने में हमारा लॉस हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि बाय का ट्रेड कर लें और प्राइस इस लेवल को टच करके रिवर्स हो जाए, ये भी हो सकता है, यहां तक पहुंचे ही ना प्राइस। या फिर ऐसा हो सकता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाए एंड देन आके इसकी जगह पे क्लोज हो जाए। अब आपको एक कंटिन्यूएशन साइन मिल गया, आप बोल रहे हो कि मॉर्निंग स्टार है, उसकी अगली कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन साइन है, तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक कंटिन्यू करेगी क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल तो ऊपर है। लेकिन कंटिन्यूएशन की जगह पे यहां पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस लेवल जो आखिरी कैंडल का ब्रेकआउट होता है, उसकी ओपन प्राइस का ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर जगह पे। जैसे कि हम इस लेवल को देखें कि दिस इज द सपोर्ट लेवल, बट उससे पहले सपोर्ट लेवल कौन सी है, ये ऊपर वाली है। ऐसे दिस इज द सपोर्ट लेवल, बट उससे पहले लेवल कौन सी है, ये ऊपर वाली। तो हमेशा आप इस तरीके से लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां पर जो रिवर्सल हुआ है, अगर ऊपर के लेवल को हम देखें, तो ये ऊपर की लेवल है। तो प्राइस कहां से टच हुआ है, इसी जगह से, ग्रीन कैंडल ऑलरेडी एक विक के अंदर क्लोज हुआ, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल थी, इस विक के अंदर क्लोज हुआ, एक रीजन ये, दूसरा रीजन प्राइस ने इससे रिवर्स किया एंड देन मार्केट को नीचे की तरफ लेके गए। अब अगर हम देखें कि रेड कैंडल और दूसरी रेड कैंडल, लेकिन कोई सपोर्ट पीछे ना बनी, फिर भी ग्रीन कैंडल बनी, क्योंकि कानून कहता है कि अगर एक रेड कैंडल का विक बने और अगली कैंडल का विक उस विक को ब्रेक ना कर सके और इसको टच करके रिवर्स हो जाए, रिजेक्शन जाहिर करे, तो दैट इज आल्सो अ सपोर्ट। तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेड एंड ग्रीन कैंडल से नहीं बन सकती। अगर एक रेड कैंडल अपने ही दूसरी रेड कैंडल के विक के अंदर विथ रिजेक्शन क्लोज हो जाए, दिस इज आल्सो अ सपोर्ट, लाइक दिस इज अ सपोर्ट। तो इसके बाद अगली कैंडल क्या बनी, ग्रीन कैंडल बन बाय गई। की ग्रीन वाली। ग्रीन बन गई, वेयर वी फाउंड देयर इज नो अदर सपोर्ट लेवल। ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल की कोई सपोर्ट ना मिली, लेकिन यहां पर सपोर्ट मिली, तो यहां से मार्केट में रिवर्सल आ गया। अब मार्केट में आपके पास बहुत दफा ऐसा होता है कि एक ग्रीन कैंडल या एक के रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बन जाए और अगली कैंडल इसी के अंदर क्लोज हो जाए, बट रिजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसी पॉइंट से मार्केट में अगली कैंडल के अंदर क्या मिले आपको, रिजेक्शन ज्यादा मिले। तो मोस्टली, नॉट 100%, मोस्टली नेक्स्ट कैंडल आपकी क्या बनेगी, रेड। दैट विल बी द रेड कैंडल, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। जहां पर और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होती, वहां पर ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रीजन बन जाता है। तो हमेशा हमने देखा कि रेजिस्टेंस बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक ग्रीन और एक रेड। सपोर्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक रेड एक ग्रीन। लेकिन रेजिस्टेंस बनाने के लिए दो ग्रीन कैंडल भी काम कर सकती हैं, सपोर्ट बनाने के लिए दो रेड कैंडल भी मिलके काम कर सकती हैं। तो ऐसी भी सपोर्ट लेवल बन सकती है। और रेजिस्टेंस बनाने के लिए आखिरी ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस सेलर ब्रेक करे, तो वहां से भी रेजिस्टेंस बन सकती है। अब जैसे कि ये रेड कैंडल कहां पर बनी, कहां पर क्लोज हुई, पिछले अगर सेटअप को देखो,
तो आखिरी रेड कैंडल को बायर ने कहां पर क्रॉस किया है? यहां पर क्रॉस किया, राइट। तो अब आप बताओ कि ये वाला जो रेड कैंडल क्लोज हुई है, कहां पर क्लोज हुई है ये? क्या सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है? यस सर जी। तो अब अगली अगली कैंडल को आप ये सोचो कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड, और आप ये पहले से तय कर लो कि भाई सपोर्ट तो ये थी, थोड़ा सा गैप है तो सेलर कंटिन्यू करेंगे, तो ये सपोर्ट का क्या काम? फिर ये भी तो काम अपना करेगी। रिएक्शन आपको लगेगा कि ये गैप है, मार्केट को फिल करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, मार्केट इसको फॉलो करेगी, और यहां से अगली कैंडलस्टिक क्या बन जाएगी? ग्रीन बन जाएगी। ग्रीन बन गई। अब आपको लगेगा कि रेजिस्टेंस लेवल तो ऊपर है, मार्केट में बायर अब कंटिन्यू करेगा, अब तो मुझे बाय करना चाहिए। तो फिर जब बाय करते हो तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। तो अब आप इसका भी रीजन आपको समझ समझ में आ सकता है कि ये रीजन क्या हुआ। क्योंकि आखिरी आखिरी जो ग्रीन कैंडल थी, उसको जब सेलर ने ब्रेक किया तो क्या बन गया मार्केट में? ये रेजिस्टेंस। 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 क्या आप इससे पहले इन चीजों का ख्याल करते थे? नो सर। हम्म। नो सर। तो ये देखिए कि ये भी पॉइंट्स हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर यूज करने के लिए। अब ये से देखिए, मार्केट में यहां पर ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है। जब भी नॉर्मली अगर देखा जाए तो सपोर्ट तो ये थी ना। जी। तो यहां पर रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस में और सपोर्ट में कितना फर्क है? क्या फर्क नजर आ रहा है? स्पेस है। जी जी। तो इस स्पेस को कौन फिल करता? हम तो यही सोचते हैं ना कि भाई इस स्पेस को तो सेलर को फिल करना चाहिए था ना। यहां से बहुत स्पेस है, इस जगह से लेके यहां तक तो बहुत ज्यादा स्पेस है। लेकिन ये ग्रीन कैंडल क्यों आई? ये आप देखें कि रेड कैंडल कहां पर क्लोज हुई है? अपने ही सपोर्ट की। अपने ही विक के अंदर, अपने ही विक के ओहो। अंदर रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई, तो ग्रीन कैंडल आ गई। अपने ही विक के अंदर क्लोज हो गई तो ग्रीन कैंडल वापस आ गई, ठीक है। अब आप देखो, सोचो कि जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है। ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल के इस ओपन प्राइस को क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया। यहां पर अगर रेड ना होती तो फिर हम इसको भूल जाते। लेकिन देखो कि अब हम इस लिहाज से कर रहे हैं, इस रेड और ग्रीन की सपोर्ट को मैं ट्रेड नहीं कर रहा। मैं रेड ट्रेड अगर यहां से लेवल लगा रहा हूं तो इस आखिरी ग्रीन कैंडल को किसने कंट्रोल किया है? सेलर ने किया है। तो उसके हिसाब से विक के साथ भी आप यूज करके ऐसे कर सकते हो। तो वेयर इज योर लेवल? दिस इज द लेवल। कि ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल इसी से रिजेक्ट होती है, एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आती है। बार बार आप इस तरीके से कर सकते हो। यहां पर देखिए, यहां पर ऐसा क्यों हुआ कि जब एक अपने ही विक को क्रॉस ना कर सके तो यहां पर ग्रीन कैंडल क्यों ना बनी? क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि इस रेड कैंडल को क्या होना चाहिए था? इतना ज्यादा तो बनना चाहिए था कि अपने ही एसएनआर लेवल के गैप को तो फिल करती। गैप को फिल नहीं किया था इसने। तो उस गैप या को फिल करने के लिए फिर सेलर आते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, बायर ने अपने ही कैंडल के विक को क्रॉस नहीं किया, इतना सारा गैप है। लेकिन ये गैप इतना ज्यादा नहीं है। अगर ये गैप देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा है। इतने गैप में चल जाता है फिर भी सेलर आ जाता है। यहां पर वापस देखो कि एक रेट और दूसरी रेट अपने ही विक के अंदर क्लोज होगी, लेकिन कितना फर्क है? गैप है काफी। जी। तो बिल अब यहां पर एक और चीज वाजे हो गई कि अगर एक रेड कैंडल का विक बन जाए, दूसरी रेड कैंडल का विक बन जाए, और बिल्कुल स्पेस हो, और अगली कैंडलस्टिक अगर साइज में बड़ी बन जाए, दिस इज कॉल्ड द साइन ऑफ एग्जॉशन। दिस इज कॉल्ड द साइन ऑफ एग्जॉशन। कि अपने विक को क्रॉस ना कर सके, स्पेस थी और बड़ी कैंडल आ जाए। अब बड़ी कैंडल वो कैसे कैसे आपके पास एग्जांपल आ सकते हैं, बायर के लिए भी एग्जांपल आ जाएंगे और सेलर के लिए भी। ये आपका एग्जांपल है। एग्जॉशन, एग्जॉशन क्या हुआ उसके बाद मार्केट में? रिवर्सल एंड रिवर्सल। ऐसी एग्जॉशन बन जाए और फिर बुलिश का पैटर्न बन जाए, अगली 5 मिनट तक मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ जा सकती है? पॉसिबल है।
मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ जा सकती है। 1 मिनट का भी ट्रेड कर सकते हैं और चाहे तो 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट का भी ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे बार बार होता है मार्केट की मूवमेंट का। ठीक है। अब यहां पर लेवल के बारे में और बात करते हैं। देखिए, यहां पर अगर चेक करें तो हमारे पास एक कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल है। ऐसी मार्केट को हम क्या कहते हैं? कंसोलिडेट मार्केट। जब एक कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडलस्टिक बन जाएं तो वो कंसोलिडेशन मार्केट होती है। तो कंसोलिडेशन मार्केट की पूरी जोन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। अब यहां पर आप क्या करोगे? यहां पर अगर आप ऐसी वाली लेवल लगाओगे कि भाई यहां पर जब मार्केट आएगी तो मैं ट्रेड करूंगा, रिवर्सल करूंगा, आई? ये तो इससे पहले चली गई। आपको कोई और मार्केट दिख रही है? नहीं दिख रही। तो कंसोलिडेशन जब भी मार्केट बनेगी तो उसकी पूरी की पूरी पहली कैंडल जो जो जिसने कंसोलिडेशन मार्केट जहां से स्टार्ट हुई, उसकी टॉप से उसकी बॉटम तक कंप्लीटली ये क्या रहेगी आपके लिए? ये आपके लिए एक लेवल रहेगी। अब जैसे कि कंसोलिडेशन मार्केट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है कि एक कैंडल के अंदर कम से कम कितनी कैंडल आ जाएं? ये एक कैंडल है, इसके अंदर कम से कम 1, 2 और 3 कैंडल। 1, 2, 1 तो मेन कैंडल है, उसके अंदर कितनी कैंडल्स आ जाएं? 3 कैंडल आ जाएं तो आपकी कंसोलिडेशन मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। तो उस वक्त से ये आपकी कंप्लीटली क्या बन जाएगी? एक सपोर्ट। अगर प्राइस ऊपर है तो सपोर्ट जोन, और अगर प्राइस नीचे है तो रेजिस्टेंस जोन बन जाएगी। इस तरीके से जहां पर आपने देखा कि एक कैंडल के अंदर कम से कम कितनी कैंडल आ जाएं? ये ए तो एक मेन कैंडल है, देन 1, देन 2, देन 3। आपने देखा कि 3 कैंडल ने अगर ब्रेक किया तो फिर इसको छोड़ दो, फिर हम इसको यूज नहीं करेंगे। सही है। अब इसके साथ साथ हमने देखा कि हम एक लेवल को क्रिएट करने के लिए उसकी टॉप वाली लेवल को तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम जब भी लेवल लेंगे तो उसके कंट्रोलिंग पॉइंट की भी एक लेवल जरूर ले लेंगे। दैट विल बी आल्सो लेवल फॉर अस। सिर्फ ये नहीं है, उसके साथ साथ ये भी है। और हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर सेम कलर की कैंडल विक बनाए और अगली कैंडल उसके विक को टच करे, रिजेक्ट करे और इस विक के अंदर क्लोज हो जाए, वी विल कंसीडर दैट द प्राइस क्लोज ऑन द सपोर्ट। सपोर्ट। और इसी तरीके से जब ग्रीन कैंडल रिजेक्शन के बाद अपने ही विक के अंदर क्लोज हो जाए, वी विल से दैट द ग्रीन कैंडल क्लोज अंडर द रेजिस्टेंस लेवल। और जब हम देखेंगे कि ग्रीन कैंडल का विक इतना बड़ा है और अगली कैंडलस्टिक ने विक से रिजेक्शन भी ली है लेकिन बहुत ज्यादा स्पेस बाकी है, इट मीन दैट वी विल से दैट द रेजिस्टेंस लेवल एंड क्लोजिंग प्राइस हैव अ स्पेस, हु विल फिल द गैप? The buyers will fill the gap and then market will continue. Maybe it will break, maybe it will close under the level. दोनों तरीके हो सकते हैं। अगर यहां पर अंडर क्लोज हो जाए तो नेक्स्ट कैंडल रेड होगी, और अगर ब्रेक हो जाए वी विल से दैट दिस इज द एग्जॉशन साइन ऑफ द मार्केट। मार्केट अब ये वाली कैंडल 90 से 95% पिछली किसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होगी। ऐसी कैंडल मार्केट वहां से रिवर्स करेगी। ओके। ये कहीं से आवाज आ रही है क्या? एक से ज्यादा बंदे उसमें बैठे हैं क्या? अगर बैठे हैं तो कम से कम शोर नहीं करो, ठीक है ना? नहीं तो फिर ये होगा कि मैं उस मेंबर को रिमूव कर दूंगा यहां से, क्योंकि मुझे पता चलता है कि कौन से माइक्रोफोन से आवाज आती है। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमने नहीं भूलना। एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और लेवल का ऊपर वाला पॉइंट हो गया, और कैंडलस्टिक के लास्ट कैंडलस्टिक की ब्रेकिंग का पॉइंट हो गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ये बड़े अहम पॉइंट होते हैं, ये आपने नहीं भूलने। अब मार्केट के अंदर एक और पॉइंट है, एक और रोल है, वो ये है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे कि हैमर होता है। हैमर के हम कौन कौन सी लेवल लेते हैं?
अगर हैमर बन जाए तो आप हैमर की कौन कौन सी लेवल लेंगे? ओपनिंग और लो सर, सपोर्ट में। आप सपोर्ट में हैमर की जो प्राइस पॉइंट लेंगे, बहुत सारे लोग जस्ट जस्ट ये लेते हैं, ठीक है। लो और ओपन हाँ प्राइस। हमें ओपन प्राइस लेनी पड़ेगी। ओपन इज आल्सो सपोर्ट, ओपन इज आल्सो सपोर्ट, और सपोर्ट। ये वाला पॉइंट भी सपोर्ट होगा। इसी तरीके से जो इन्वर्टेड हैमर होगा, उस इन्वर्टेड हैमर का ये वाला इन्वर्टेड हैमर, बियरिश इन्वर्टेड हैमर, इसकी टॉप वाली लेवल और देन इसकी ओपन प्राइस की लेवल, ये हम दोनों लेंगे। लेकिन ये जून नहीं होगा। अगर आप जून लेना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसको जून के तौर पे इस्तेमाल नहीं करता, अलग अलग लेवल इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। लेकिन ये वाला सेम कानून इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें बायर ने इस सेलर के पॉइंट को कंट्रोल नहीं किया। अगर देखा जाए तो एक रेड कैंडल है, देन ग्रीन कैंडल बनी, ओके। तो यहां से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कौन सी कैंडल बन गई? हैमर। हैमर बन गया। लेकिन देखो हैमर में रेड ग्रीन नीचे वाला है, मतलब विक इसकी सपोर्ट नीचे की सपोर्ट है, ऊपर की सपोर्ट नहीं है। हाँ, अगर ये कंट्रोल करता तो फिर ये बुलिश हैमर बन जाता। ये हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन आप बोल सकते हैं। और ये इसको हैमर इसलिए बोल रहे हैं कि ये हैंगिंग मैन की जगह पे अपियर नहीं हुआ। हैंगिंग मैन अपनी जगह पे अपियर होता है, तभी उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। अब हैंगिंग मैन कहां पर अपियर होगा, बोलो? रेजिस्टेंस लेवल पे। ये कंटिन्यूशन साइन के पास टॉप अपियर में हुआ होगा। है, तो ये हैमर है। और अगर एक ग्रीन कैंडल के बाद इमीडिएटली अपियर होता, लाइक दिस वन कैंडल, दिस इज कॉल्ड द हैंगिंग मैन। फर्क है ना? ये हैंगिंग मैन है, तो ये आपके लिए क्या है? ये हैमर है कंटिन्यूएशन आपका, से। हैमर हैमर। ये रश हैमर, ठीक है। तो इस तरीके से लेवल जो हम लेते हैं वो सिंगल कैंडलस्टिक से भी लेते हैं, और सिंगल कैंडलस्टिक के अंदर रिजेक्शंस होती हैं, विक बने होते हैं। उस विक को अगर हम देखें तो उसके अंदर इसकी पॉइंट को हमने क्यों सपोर्ट लिया, क्योंकि जब सेलर आए और बायर ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन 80% या 90% कंट्रोल किया, ज्यादा नहीं कर सके, तो फिर नीचे से सपोर्ट बन गई और ऊपर की सपोर्ट नहीं बनेगी। यहां पर दो लेवल हम इसलिए ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कि स्पिनिंग कैंडल जो बनता है, स्पिनिंग कैंडल की हम कौन कौन सी लेवल के कैंडल के कौन कौन से हिस्सों से हम जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेंगे? सर बेरिश हैमर में भी हम ओपन प्राइस क्लोज प्राइस रहेगी ना यहाँ इस पे। बेरिश हैमर में ये यहाँ पर क्लोज प्राइस लेंगे ना, क्लोज सपोर्ट नहीं, रेसिस्टेंस ओपनिंग और के लिए। क्लोज। ओपनिंग और क्लोज। बेरिश हैमर में या सपोर्ट कैसे लेंगे अभी लाइन सिर्फ बॉटम से, सिर्फ सपोर्ट बॉटम से लेंगे सिर्फ सिर्फ इसका। बॉटम। हाँ, इसका ओपन, क्योंकि ओपन प्राइस की हम सपोर्ट इसलिए लेते हैं कि इसने पिछली सेलर की कैंडल को कंट्रोल किया है। ये देखो, इस बात को समझो, ये सेलर की कैंडल है। इसको जब बायर कंट्रोल करेगा तो कौन सा पैटर्न बनेगा? इसको जब इंगल्फिंग, बायर कंट्रोल, बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग बन गया। बुलिश इंगल्फिंग की सपोर्ट कैसे होती है? एक नीचे सपोर्ट होती है और एक ये कंट्रोलिंग प्राइस के ऊपर सपोर्ट होती है। ओपन प्राइस को कंट्रोल किया या सपोर्ट है, ठीक है। अब इसको मैं करेक्ट। सबट्रैक्ट करूं तो क्या बनेगा? हैमर। हैमर। तो मैं हैमर की ओपन प्राइस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि हैमर एंड इंगल्फिंग इज इक्वल टू ईच अदर। इस वजह से, क्योंकि इंगल्फिंग को सब्ट्रैक्ट करने से हैमर बनता है, तो हम इसकी वजह से हम ओपन प्राइस को भी एज ए सपोर्ट की तरफ ले रहे हैं, और एज ए लोअर पॉइंट को जहां पर रेड ग्रीन मूवमेंट है, यहां पर भी इसको हम सपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन पियर्सिंग लाइन में तो हम सपोर्ट सिर्फ एक जगह से ले सकते हैं ना, या दो जगह से लेंगे? हम तो एक जगह से लेंगे। तो बेरिश हैमर का मतलब है पियर्सिंग लाइन, तो इस वजह से यहां पर एक ही सपोर्ट है, दो सपोर्ट यहां पर नहीं है। ओके। ठीक, ठीक हो गया। इसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर का क्या है होगा? एक ही रेजिस्टेंस लेवल होगी इसकी, दो नहीं होगी, क्योंकि बायर की कैंडल को सेलर ने कितना कंट्रोल किया? जस्ट 90% या फिर 90, या फिर इस तरीके से नॉट मोर देन 100% किया। तो इसलिए जस्ट जस्ट यहां पर से लेवल बनेगी, तो फिर इसके लिए भी हम यहां से लेवल लेंगे। मैं ये बात कर रहा था स्पिनिंग कैंडल की कैसे लेंगे। सपोर्ट लेवल सर जी।
बोलिए, बताइए, सपोर्ट लेवल भी लेंगे, ओपन प्राइस भी लेंगे? सपोर्ट में ओपन लेंगे और लो भी। अब अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये स्पिनिंग कैंडल बनी कैसे। पहले प्राइस नीचे आके फिर ऊपर कर जाके फिर स्पिनिंग बनी है तो एक अलग चीज है, या पहले प्राइस ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आई है देन ऊपर बनी है। इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है स्पिनिंग के सर ये तो न्यूट्रल कैंडल हो जाएगा, इस पे हम ट्रेड कर रहे हैं क्यों? क्योंकि रिस्क रहेगा इस बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यूशन तो कैंडल है ना अपनी जगह पे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर कंफ्यूजन होती है कि पैटर्न बना कैसा है, उल्टा बना है या सीधा बना है। इस वजह से फिर ओपन प्राइस से हम नहीं लेते, जस्ट और जस्ट हम लोअर विक से और अपर विक से लेते हैं लेवल। जस्ट हम लेवल लेते हैं इससे, ओपन प्राइस से हम लेवल नहीं लेते इसकी, क्योंकि ये वाजे नहीं है। हैमर तो वाजे है ना, कैसे भी बन जाए, मीन्स इसने सेलर्स को कंट्रोल किया है, सेलर को इसने कंट्रोल किया है। ठीक हो क्या? अब देखिए, यहां पर मैं आपको कुछ और पूछना चाह रहा हूं, देखें आप क्या जवाब देते हैं। ये प्राइस की जो मूवमेंट हुई, ये यहां से ओपन हुई, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, देन नीचे आई, ऊपर गई, देन नीचे आई, ऊपर गई, देन नीचे आई। ये ऊपर से विक क्यों बनते हैं मार्केट में? या बायर ऊपर की तरफ जाते हैं तो नीचे से विक क्यों बनते हैं? क्योंकि देखें कि जो कैंडल होती है ना, ये सेलर की कैंडल है। ये सेलर की क्या है? ये सेलर की कैंडल होती है। इस सेलर की कैंडल के टोटल हिस्से हैं चार। कितने हिस्से हैं इसके? चार हिस्से होते हैं। पहला आपने बीच में से इसको आधा कर देना है। अब कितने हिस्से हो गए इसके? दो। एक तो ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। अब ऊपर वाले हिस्से के दो हिस्से कर दो 50% से, और नीचे वाले हिस्से को भी दो से हिस्से बना दो 50% से। टोटल हिस्से कितने बन गए? चार। चार। अगर एक अगली रेड कैंडल बनती है, अगर अगली रेड कैंडल बनती है और वो जस्ट इस पॉइंट से रिजेक्ट होके नीचे की तरफ जाती है, इसका मतलब है कि पिछली सेलर की जो कैंडल है, इसका जो कंट्रोलिंग पॉइंट है वो यहां पर है। ये कैंडल जो स्ट्रांग है वो इस जगह से स्ट्रांग है। किस जगह से स्ट्रांग है वो? इस पॉइंट से। अगर ये कैंडल यहां से, यहां से ये निकलती है, कहां से? इस पॉइंट से बनती है, तो ये पिछली कैंडल कौन से पॉइंट से स्ट्रांग है? ये कि सेकंड फिफ्टी वाले परसेंट पॉइंट से लेवल पे। स्ट्रांग है। 50 से। अगर ये कैंडल यहां से रिजेक्ट होके गिरती है, तो इसका मतलब है कि प्रीवियस कैंडल इस पॉइंट से स्ट्रांग है। और अगर ये कैंडल इस जगह से रिजेक्ट होती है, तो ये रेड कैंडल कहां पर स्ट्रांग है? ये इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रांग है। अब इस पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट, चौथी पॉइंट, चारों पॉइंट के अपने अपने नाम है। क्या नाम है? नाम ऐसे हैं, पहला होता है पुश बार। पहला पार्ट क्या है, उसको क्या बोलते हैं? पुश बार। दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पुशिंग इन डायरेक्शन। डायरेक्शन। जो तीसरा होता है वो ब्रेक बार होता है, वो हिस्सा। स्टॉप बार। चौथा बार होता है वो स्टॉप बार होता है। कैंडल अगर पुश बार पे स्ट्रांग है तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगी कैंडल। पुशिंग इन डायरेक्शन पे है तो फिर भी स्ट्रांग माना जाएगा। ब्रेक बार पे है तो इसका मतलब है कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, इस वजह से मार्केट ने यहां से रिजेक्शन ले लिए। ये बात बताती है कि ये कैंडल ने कौन से पार्ट से रिजेक्शन लिए? तीसरे पार्ट से। अगर रेड कैंडल है तो, रेड कैंडल है तो उसको कैसे काउंट करेंगे? ऊपर वाला हिस्सा पहला, नीचे वाला हिस्सा दूसरा, ये वाला हिस्सा तीसरा, और ये वाला हिस्सा चौथा। और ग्रीन कैंडल होती तो नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर से चार हिस्से बनेंगे, क्योंकि ओपन प्राइस से ओपन प्राइस का जो हिस्सा होता है वो पहला होता है, देन दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा।
तो ये पुश बार है। पहला क्या होता है, हमेशा कोई भी कैंडल हो पुश बार। दूसरा क्या होता है, पुशिंग इन पुशिंग डायरेक्शन। डायरेक्ट तीसरा क्या होता है, ब्रेक बार। चौथा क्या होता है, बार। स्टॉप बार। अगर कोई भी कैंडल अगर कोई भी कैंडल बीच वाले हिस्से से आती है, अब ये यहां पर ओपन और पुशिंग इन डायरेक्शन से मार्केट आई है, और ब्रेक बार का हिस्सा भी शामिल है, तो पीछे देखो कि मार्केट ने ये एक ब्रेकआउट के एरिया से मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। तो ये कैंडल इस तरीके से बताते हैं। हम विक्स को ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ये कैंडल इस पॉइंट से गिरती है, कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से गिरती है, जैसे कि यहां से, मतलब कि इस कैंडल में सप्लाई बहुत ज्यादा है। कौन से पॉइंट के ऊपर, स्टॉप बार के ऊपर, यहां पर पावर बहुत ज्यादा है। यह भी हमें बहुत जरूरी है समझना कि अगर हम इस एवरी कैंडल को ये समझ ले, जहां जहां पर विक है, तो कम से कम पिछली कैंडल की कौन सी स्ट्रांग पॉइंट है, मार्केट कहां से दोबारा उठ सकती है, ये भी समझ सकते हैं। अब जैसे कि इस कैंडल ने क्या बोला कि मार्केट कौन से पॉइंट से उठी है वापस, ये चार हिस्से हैं इसके। पुशिंग बार टॉप बार से होती स्टॉप पॉइंट से उठी है ये, है ना। ये कौन से है। पॉइंट से उठी है, स्टॉप पॉइंट से। स्टॉप पॉइंट के ऊपर आप देखो, सबसे ज्यादा मार्केट में जितने भी रिजेक्शन आए हैं स्टॉप पॉइंट के पास पास आ रहे हैं, क्योंकि ये कैंडल उठी उसी पॉइंट से है। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसका एक सॉफ्टवेयर सर आता ये है। 4 पॉइंट्स सपोर्टिव रेजिस्टेंस ऐसे है चलता क्या? है भर। जी, मैं आपको बता रहा हूं इसका, ये असल में क्यों पढ़ते हैं या इसको क्यों हम समझ में आता है। ये एक थर्ड कॉपी का एक प्लेटफॉर्म है डेल्टा रिवर के नाम से। वो हर एक कैंडल का पॉइंट ऑफ कंट्रोल बता रहा होता है कि कैंडल कौन से पॉइंट से स्ट्रांग है। मतलब कि अगर एक रेड कैंडल है, जैसे ही बनेगी ना, तो उस पॉइंट के ऊपर पता चल जाएगा, चार पांच हिस्सों में, कि कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल यहां पर वॉल्यूम है स्ट्रांग, इस पॉइंट पे, वो सॉफ्टवेयर हमें बताता है। फिर मैं हम ट्रेड कैसे करते हैं, जब अगली कैंडलस्टिक रेड बनेगी, मुझे पता है कि रेड बनेगी या रिजेक्शन होगी, वेट करते हैं जब तक इस पॉइंट पे टच नहीं करती, तब तक टच करके रिजेक्ट नहीं करती, सेल का ट्रेड नहीं करते। ऐसे टच करता है मार्केट, हम फिर उसी जगह पे ट्रेड करते हैं। हमें पता होता है कि यहीं से मार्केट वापस नीचे की तरफ जाएगी। तो उस सॉफ्टवेयर से ये पता चलता है, और वही ये चार कैंडलस्टिक की डायरेक्शन बता रहा होता है। ये वॉल्यूम की अंडरस्टैंडिंग होती है, वॉल्यूम से हम इसको कंफर्म करते हैं। वो फिर मैं आप लोगों को उसके बारे में कुछ वीडियोज है मैं आपको दे दूंगा। तो आप चाहेंगे तो एक्स्ट्रा एडवांस अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कैनेस्टिक के बारे में, कि कौन सी जगह से स्ट्रांग है, और वो आपको अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर भी उसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और आप सवाल कोई पूछ रहा था पीछे, वो दोबारा पूछिए, मैं सुनूं कि को क्या सवाल था। सर ये 4 लाइंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए यूज करेंगे क्या? हम्म, लाइक ये चार लाइन कैंडल का हिस्सा है। एक कैंडल की कंसिस्टेंसी होती है ना, कि कैंडल किस तरीके से बनती है। बनने के बाद उस कैंडल के चार पोर्शन होते हैं, कि जिस पोर्शन पे कैंडल स्ट्रांग होगी, वो हमें नेक्स्ट प्रेडिक्शन के बारे में बताएगी कि अगर कैंडल पॉइंट वन पे स्ट्रांग है, तो दिस अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन, नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनेगी। अगर पॉइंट टू पे है, तो फिर चांसेस तो हैं कंटिन्यू करने के, लेकिन कम है। अगर 4 पॉइंट पे स्ट्रांग है कैंडल, तो मतलब कि बायर का प्रेशर है, इसमें चांसेस हैं कि ये यहां पर रेड कैंडल बन सकती और ग्रीन कैंडल बन सकती है। ये जस्ट फॉर प्रोटेक्शन, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए नहीं बनाती आप। ठीक है। तो तो सर इस 1 in 2 सिचुएशन पे स्ट्रांग हम है, ट्रेड तो कहाँ वहां पे से करें? रेड करने का चांस मोर है। हाँ, अब जैसे कि वन स्ट्रांगर है, तो फिर आपकी अगर अगली बायर की कैंडल बन जाए, कौन से पॉइंट पे बन जाए, यहां पर फॉर एग्जांपल के वन इज मोर स्ट्रांगर, और यहां पर कैंडल बन जाए बायर की, और क्लोज भी हो जाए वन के एरिया में, व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रिडिक्शन आपके हिसाब से, जहां से पहले ही सप्लाई बहुत ज्यादा थी, और अगर ग्रीन कैंडल वहीं पर ही जाके क्लोज हो जाए, तो कंटिन्यू के चांसेस ज्यादा हैं या नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर वन वाला नीचे पॉइंट पे आना। सप्लाई ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये पैटर्न फेल होगा, मार्केट कहां जाएगी, नीचे जाएगी। नीचे की तरफ जाएगी। तो ये फायदा हो जाएगा इससे, या कैंडल
स्ट्रांग पॉइंट पे हुई है तो सप्लाई वाला एरिया, ये सेलर दोबारा मार्केट में जरूर आएंगे, बायर ट्राई करेंगे, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, देन मार्केट में क्या आ जाएगा, एक रिवर्सल आ पर जाएगा। पर ये बेरिश पैटर्न है ना सर, ये दोनों पहले दोनों। कौन सा बियरिश पैटर्न है? ये बुलिश पैटर्न है, सॉरी। हाँ फर्स्ट बुलिश। और देखो बुलिश पैटर्न के बाद हम ये प्रेडिक्ट करते हैं नेक्स्ट कैंडल बुलिश पैटर्न के बाद ग्रीन बनेगी, लेकिन हर बार तो नहीं बनती ना, या बनती है? नहीं बनती सर, हंड्रेड जैसे परसेंट जैसे यहां पर बनी, जैसे यहां पर बनी, कितनी दफा बना पैटर्न, बनी कैंडल, बोलो। नहीं नहीं। बनी, कैसे आपको पता चलेगा कि नहीं बनेगी? अगर हम उस सॉफ्टवेयर से देखें कि अगर ये कैंडल यहीं पर स्ट्रांग है तो फिर रेड कैंडल इसी पॉइंट पे स्ट्रांग है तो फिर आगे इनको बनना ही नहीं देगी ना। रेड कैंडल यहां पर स्ट्रांग है तो आगे उनको बनना ही नहीं देगी। समझ में आ रही बात? ओके। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। अब ये कुछ लोग क्या करते हैं, फिर 5 सेकंड पे चले जाते हैं। किस पे चले जाते हैं? 5 सेकंड का चार्ट साथ में ओपन करके वो रखा होता है। फिर देखते हैं कि अगर ये ग्रीन कैंडल जिस जगह पे ओपन हुई है, क्लोज हुई है, नीचे से क्या 5 सेकंड की कोई ऐसी कैंडल है जिसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो और उसकी क्लोजिंग इसके साथ मैच हो रही हो, फिर वो समझते हैं कि अच्छा ये ग्रीन कैंडल कंटिन्यू नहीं करेगी, फिर सेलर की आएगी। वो जो 5 सेकंड कंफर्मेशन वो करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि कैंडलस्टिक की क्लोजिंग प्राइस पिछली सेलर की कैंडलस्टिक की क्लोजिंग प्राइस के साथ तो नहीं है 5 सेकंड के हिसाब से जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, तो वो समझते हैं कि इस वॉल्यूम की वजह से रिएक्शन आएगा और सेलर फिर वापस कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर ही आपको सारी चीज बताए, सिर्फ आप उसको देखें और आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट कैंडल फिर रिवर्स होगी, तो फिर वो ज्यादा आसान है। ठीक है, आप उसको चाहें तो यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, फ्री है, हर कोई यूज कर सकता है उसको। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये सिनेरियो में हम ट्रेड कहाँ पे और कैसे करेंगे फिर? कौन से वाले सिनारियो में? जो अभी आपने ये पिछला पूरा पैटर्न बताया था, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉप बार और कंटिन्यूएशन का, ये मैंने तो फिर आपको हमें सिर्फ कैसे इसके करेंगे? बारे में, अभी मैंने सिर्फ इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, कि एक कैंडल के ये 4 हिस्से होते हैं और उस कैंडल के वो उस तरीके से उस कैंडल को रिएक्ट करते हैं। अगर आप इन 4 हिस्सों को लेके आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे तो फिर इसकी पूरी आपको हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कैंडलस्टिक के इन पैटर्न के हिसाब से, कि किस कंडीशन में किस ट्रेंड में कौन सा हिस्सा कामयाब होगा, अप ट्रेंड में होगा तो क्या होगा, उसके लिए फिर आपको पूरा समझना पड़ेगा, फिर आप एंट्री पॉइंट को डिक्लेयर कर पाओगे। मैं ज्यादातर ये समझता हूं कि अगर आप डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, कहां पर, डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ कैंडल का ऊपर वाला जो हिस्सा है, जैसे कि ऊपर वाला ये हिस्सा है, इसके अंदर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, तो जब तक आप बायर के साथ ना जाएं, जब तक बायर इस कैंडल को दूसरी कैंडल के साथ या तीसरी कैंडल के साथ ये ओपनिंग प्राइस को ब्रेक ना कर जाए, तब तक आप बायर के साथ ना जाएं, इग्नोर करें। और फिर आप इसको जब ब्रेक हो जाए ये वाला पॉइंट, तो फिर आप यहां पर कोई भी बुलिश का आपको सिग्नल मिलता है तो बाय कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भी ग्रीन कैंडल यहां पर आ जाए तो आप उसको इग्नोर करो, चाहे आपकी स्ट्रेटजी का कोई भी सेटअप बन जाए। अगर ये यहां पर डाउन ट्रेंड रहा, इस डाउन ट्रेंड के अंदर आपका ये कैंडल यहां पर क्लोज हो जाए, तो आप स्ट्रेटजी का कोई भी सेटअप यहां से स्टार्ट ना करो जब तक के बायर आपको ये कंफर्मेशन ना दे कि हमने इनके सारे पॉइंट्स को ब्रेक कर दिया। अब आप चाहो तो इसके बाद फिर आप ट्रेड कर सकते हो, कोई भी तो आपको यही सिग्नल बता मिले। रहे थे कि ये एनगल्फिंग पैटर्न स्ट्रांग है सब बिल्कुल। पैटर्न। दूसरा पैटर्न आपको बनेगा ना, तो मोस्टली क्या होता है कि प्राइस उसी पॉइंट तक आके जो है ना रुक जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ पाती। अप ट्रेंड की बात अलग कर रहा हूं, मैं डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूं। आप अगर देखेंगे डाउन ट्रेंड में मोस्टली ऐसा होगा कि कैंडल इंगल्फ नहीं करती, और अगर उसी कैंडल के बीच में किसी भी हिस्से पे रुक जाती है तो मार्केट रिवर्स करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इसका फिर एक और आपको फिल्टर मिल सकता है कि मैंने कल आप लोगों को रेफरेंस सीक्वेंस पढ़ाया था, अगर एक कैंडल सिंगल हो, दूसरी सिंगल हो, तो तीसरी भी सिंगल बनती है। ऐसे जब तक सिंगल बन रहे हैं इसका मतलब है कि वो कैंडलस्टिक का फार्मूला यूज हो रहा है, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, वो ये कि मार्केट ऐसे
स्ट्रक्चर के साथ डाउन ट्रेंड करती आ रही है, डाउन ट्रेंड करती आ रही है। क्या हमें इस छोटी छोटी बाय की मूवमेंट के ऊपर ट्रेडिंग करनी चाहिए? क्या ये मार्केट के हिसाब से ये सही है कि हम यहाँ पर बाय का ट्रेड करें, यहाँ पर ये वाले 3-4 कैंडलस्टिक बने इनके बाय का ट्रेड करें, बाय का ट्रेड करें? एक डाउन ट्रेंड में क्या हमें बाय करना चाहिए? नहीं, नहीं नो करना। सर। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा यही यहां पर। आपको इन बाय की कैंडल को इग्नोर करके क्या सिलेक्ट करना चाहिए स्ट्रेटजीज के अंदर कि आप इन सेल की कैंडल के ऊपर फोकस करो, आपको फिर इन प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। तो फोकस करो कि सेल को आप कंटिन्यू करो, और सेल में जब भी एक वेव बनेगी, फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड में हो आप एक चीज को फोकस रखो, ये कौन सी वेव है? डाउन की वेव है, मोटिव। मोटिव है, मूवमेंट है। देन प्राइस ऊपर की तरफ करेक्शन किया, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने तब तक वेट करना है जब तक इन्वर्टेड हैमर ना बन जाए बियरिश का, चाहे वो डायरेक्ट बन जाए, चाहे वो 2 या 3 कैंडल के मिलाप से बन जाए। डाउन ट्रेंड में आप हो, आपने करेक्शन वेव का इंतजार किया, अब आपकी अगली कैंडलस्टिक कौन सी बन रही है? इन्वर्टेड हैमर बन रही है, उसके बाद आप ट्रेड करो, ये आपका सिग्नल रहेगा। इन्वर्टेड हैमर बन रही है, आप उसके बाद ट्रेड करो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इन्वर्टेड हैमर किसी भी सूरत में बनेगा, चाहे वो सिंगल कैंडलस्टिक करके बने या फिर 2 से 3 कैंडलस्टिक, जैसे परसों, कल या परसों मेरे ख्याल में हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर। तो वैसे करो तो ये सिग्नल ज्यादा बेहतर रहेगा। आप ट्रेंड को फॉलो भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप काउंटर ट्रेंड जो है उसको इग्नोर भी कर रहे हो। लेकिन एक बात है, वो क्या? क्या सर आप सॉरी ऐसा? सर, ये इन्वर्टेड हैमर, ये ग्रीन बता रहे हो ना आप ये? नहीं, बियरिश का बता रहा हूं, आप कल क्लास में नहीं थे क्या? सॉरी सर, हम कल नहीं था तो। हाँ, तो कल की क्लास आप देखें ब्रदर, मैंने आपको बताया, देखो। हाँ, कल की क्लास फिर आपको दोबारा देखनी पड़ेगी, सही है? आप देखिएगा, इन्वर्टेड हैमर होता है ये, ठीक है? ये इन्वर्टेड हैमर होता है। इन्वर्टेड हैमर कैसे कैसे बन सकता है? 2 कैंडल मिलके भी इन्वर्टेड हैमर बन सकता है। हाँ, वो देखा सर इंगल्फिंग, मैंने। अगर इंगल्फिंग बन जाए तो इसका मतलब है कि कौन सा पैटर्न बन गया आपका? इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर हैमर। बन गया। अगर 3 इनसाइड डाउन बन जाए, कौन सा पैटर्न बन जाए? 3 इनसाइड डाउन बन जाए। अब कौन सा पैटर्न बन गया बताइए? हैमर बन, इन्वर्टेड हैमर बन गया। या तो डायरेक्ट बन सकता है, या तो इंगल्फिंग के बाद बन सकता है, 3 इनसाइड डाउन के बाद। या तो 3 इनसाइड डाउन के बाद बन सकता है ना? ओके। ओके, तो अंडरस्टूड। इन तीनों कंडीशन में तो इन्वर्टेड हैमर बनेगा। ये सिग्नल है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी। ओके, ओके। और अप ट्रेंड की कंडीशन भी ये इस तरीके से, अप ट्रेंड में फिर हैमर चाहिए आपको बुलिश का, वो कंडीशन है कि आपका मार्केट में ऊपर की तरफ जाएगी। आप इस पियर्सिंग लाइन के ऊपर ट्रेड नहीं करोगे, ये वाला पियर्सिंग लाइन है जो, इसके ऊपर ट्रेड नहीं करोगे। आपको अगली कैंडल चाहिए, अगली कैंडल जब बनेगी तो ये 3 कैंडलस्टिक क्या बनाएंगे? हैमर। ये हैमर बना। अब आपको वेट करना है कि ओपन प्राइस से प्राइस टच करके रिजेक्ट होगी, एंड देन आपको बाय करना है। देन अब यहां पर देखिए, ये आखिरी 2 कैंडल जब बनी तो क्या बना? एक इन्वर्टेड हैमर बना। कौन सा? बियरिश इन्वर्टेड हैमर बना। पीछे रेजिस्टेंस लेवल है, आपको लगता है मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो इन्वर्टेड हैमर के बाद कंफर्मेशन पे ट्रेड करो। तो हर सूरत में क्या बनना चाहिए? एक स्ट्रांग कंडीशन बने तो आप ट्रेड करोगे। वो फिर इन 3 डायरेक्ट इंगल्फिंग की सूरत में या 3 इनसाइड डाउन की सूरत में आपको बनेगी। मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक है? ओके, ओके। लेकिन आप कल की क्लास को देखिएगा, वहां पर मैंने और भी इसको एक्सप्लेन में डिस्कस किया, ज्यादा एक्सप्लेन किया इसको, ठीक है? तो हाँ आज सर, की मैंने देख तो वीडियो। आज का पार्ट तो यहां तक मैं फिनिश करूंगा। कल इसको फिर ज्यादा कंटिन्यू करके लेके चलेंगे सपोर्टेड रेजिस्टेंस को। अभी 2 से 3 दिन सपोर्टेड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। इसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको स्ट्रेटजीज भी दूंगा इसकी, और आपको एक एक एंट्री पॉइंट को भी समझाऊंगा कि हम
ट्रेंड लाइन से कैसे एंट्री पॉइंट लेंगे, इम्बैलेंस कैसे बनाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाएंगे, सप्लाई एंड डिमांड कैसे बनाएंगे, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कौन सा लेवल को इग्नोर करेंगे, कौन से लेवल वैलिड होगा उसको ट्रेड करने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें इसके अंदर अभी चलेगी 3-4 दिन इंशाल्लाह, इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना है, आज टाइम थोड़ा सा खराब हो गया, अब दूसरी क्लास है, हम उसके लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। ओके सर। थैंक यू, Okay. थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज। Thank you.